हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDFs अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अगेन हमने पार्ट वन में भी देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि अगर उससे कोई भी और क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह इस वीडियो में भी हम ये करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था कि जो मैम आप करा चुके हो वो आप दोबारा मत कराओ, जो चीज़ें रह गई हैं आप बस अभी वो करा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अगेन यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 से है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वो जाके देख लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सप्लेन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ह्यूमंस की ग्रोथ, एक कंट्री की ग्रोथ बताती है। तो इंडिकेटर्स एक तरीके का टूल होता है जो हमें क्या करता है, इसको मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर टूल्स यूज टू मेजर एंड अंडरस्टैंड हाउ वेल पीपल आर लिविंग। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा टूल है जिससे कि हम देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी जो लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है वो अच्छी हैं या बेटर है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स क्या है? पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो मेजर हाउ लॉन्ग पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स बेटर हेल्थ एंड लिविंग कंडीशन। देखो पहले के टाइम पे ना लोग मतलब 100, 105, 104 ऐसे जी जाते थे, है ना। आज के टाइम पे तो देख लो बीमारियां इतनी हो गई हैं, कुछ गरीबी, कुछ और भी बाकी फैक्टर्स हैं, तो मैक्सिमम लोग कितना जीते होंगे? 60, 70, है ना। बहुत ही कम है जो उससे ऊपर जाते हैं, ठीक है। हालांकि 57 जो है वो आपका एक एवरेज माना जा रहा है आज के टाइम पे। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? जितनी लॉन्गर लाइफ होगी, जितनी लंबी आपकी ज़िंदगी होगी, यानी कि आपके पास उतनी ही अच्छी लिविंग कंडीशंस और हेल्थ कंडीशंस, आप बीमार नहीं है, लिविंग कंडीशंस अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपकी जो उम्र है वो बढ़ रही है ना, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। अगला है एजुकेशन लेवल। इंक्लूड्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर पीपल स्पेंड इन स्कूल। लोग स्कूल के अंदर कितने साल अपने दे रहे हैं। हाई एजुकेशन लेवल इंडिकेट करता है बेटर एक्सेस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर हम किसी की हिस्ट्री देखें कि ये बस 6 साल स्कूल गए हैं तो हमें पता चल रहा है कि कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी के 18-19 साल स्कूल में दिए हैं, यानी कि उन्होंने हायर एजुकेशन ली है, यानी कि उनके पास बेटर एक्सेस है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। अगला है इनकम पर कैपिटा। measures the average income of a person in a country. Higher income means people can afford better living conditions and services. देखो इनकम पर कैपिटा में हम देखते हैं कि जो एक एवरेज इनकम होती है पर पर्सन इन अ कंट्री, कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक देश में बस सभी कुछ हज़ारों में कमा रहे हैं, कोई लाख में, करोड़ों में कोई नहीं कमा रहा, है ना। तो इससे क्या होता है कि एवरेज इनकम निकाली जाती है ये देखने के लिए कि क्या जो उस पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं वो बेटर लिविंग कंडीशन और सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन को, खाने को, है ना, और हेल्थ को, इन सबको, तो फिर यानी कि वहाँ की जो इनकम है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इट कंबाइंस, पता है इसके अंदर ना देखो सब कुछ आता है। इट कंबाइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम टू गिव एन ओवरऑल स्कोर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक ओवरऑल स्कोर तैयार किया जाता है। जितना हायर HDI होगा यानी कि उतनी ज़्यादा लोगों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हो रही है। अगला है ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI पर कैपिटा। देखो इसके अंदर मेजर करते हैं जो टोटल इनकम होती है ना वो एक कंट्री की, उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी पॉपुलेशन से, है ना, जिससे कि जो उस कंट्री के इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एवरेज वेल्थ है, एवरेज इनकम है वो निकल के आ जाए, जिससे हमें पता चल सके कि इस देश में गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, या सब मतलब ठीक ठाक रह रहे हैं, एवरेज है। अगला है लिटरेसी रेट। तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। देखो अगर एक देश में लोग ही पढ़े लिखे नहीं है तो भूल जाओ उस देश की ग्रोथ होनी, उसकी डेवलपमेंट होनी, उस देश का चांद पे जाना,
कुछ भी भूल जाओ, है ना। सो इसलिए जो परसेंटेज होती है लोगों की, कितने लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमें बताती है कि कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। जितना ज़्यादा हायर लिटरेसी रेट होगा यानी कि उतनी ज़्यादा बेटर एजुकेशन लोगों को मिल रही है और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है। ठीक है, अगला है पॉवर्टी रेट। सो परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, है ना। क्या देश में गरीबी तो नहीं है, गरीबी है तो वैसी देश की डेवलपमेंट नहीं होनी, है ना। लोअर पॉवर्टी रेट दिखाएगा, लोअर पॉवर्टी रेट इंडिकेट्स बेटर इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट सिस्टम। देखो ये हायर आएगा, ठीक है, तो मतलब सॉरी हाँ लोअर, राइट। तो जितना कम पॉवर्टी रेट होगा, मतलब बाकी सारी चीज़ें जितनी हायर होंगी वो इतना अच्छा है, और जितना लोअर पॉवर्टी रेट होगा उतना अच्छा है ना। ठीक है, तो अगला है एक्सेस टू हेल्थ केयर। सो इसमें हम देखते हैं कि लोग कितनी आसानी से जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, सो बेटर एक्सेस मीन्स हेल्थियर पॉपुलेशन। बेटर एक्सेस है, लोगों को आराम से डॉक्टर्स मिल जाते हैं, ट्रीटमेंट मिल जाता है, यानी कि लोगों की हेल्थ अच्छी है ना। सो बेटर एक्सेस मीन्स हेल्थियर पॉपुलेशन एंड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लोगों की बीमारियों का अगर ट्रीटमेंट हो रहा है यानी कि वो लंबे टाइम तक जी सकते हैं। ठीक है, अगला है एम्प्लॉयमेंट रेट। परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स, कितने लोगों के पास जॉब्स हैं, क्या बेरोजगार तो नहीं है, बेरोजगार है तो इधर उधर भटकेंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, अगर कोई रिच है तो वो जा सकता है, हर कोई तो नहीं जा सकता, है ना। तो जितना हायर एम्प्लॉयमेंट रेट होगा यानी कि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उतनी ज़्यादा लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखो ओवरऑल वेलबींग और हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक सेफ्टी, एनवायरनमेंट, सोशल कनेक्शन। कि उस पर्टिकुलर देश के अंदर क्या लोग खुश हैं। ऐसे तो नहीं लोग 9 to 5 अपना जॉब कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बीमार भी तो होते हैं लोग। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि ओवरऑल लोग खुश हैं, है ना, हैप्पी हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। सेफ्टी है, सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सोशल कनेक्शंस अच्छे बने हुए हैं। सो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि जो भी इंडिकेटर हमारा लो आया है उसके ऊपर हम ध्यान दें जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। सो दीज इंडिकेटर्स हेल्प गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड वे इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं कि कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों की क्या कर सके, ग्रोथ में जो सरकार है वो अपना योगदान दे सके। ठीक है, हो सकता है कि पॉवर्टी को लेके कुछ पॉलिसी बने, है ना, एजुकेशन को लेके पॉलिसी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड एग्जामिन द पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखो नाम से जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में है, सेंटर सारी पावर अथॉरिटी रखता है। डी यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है ना। सो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिवीजन, किसका डिवीजन, पावर का। तो डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का बंटवारा। किसके साथ वो पावर बांट रहे हैं वो हम अब देखते हैं। ठीक है, देखो पंचायती राज पार्ट 9 के अंदर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 243A से लेके 243O तक। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का एट लोकल लेवल या फिर ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, आर्टिकल 40 अंडर DPSP में हमें पार्ट 4 में देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विच वुड इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखो ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, विलेज पंचायत को बनाया जाए, उनको कुछ पावर्स और अथॉरिटी दी जाए जिससे कि वो सेल्फ गवर्न कर सके, यानी कि लोकल लेवल पे भी काम हो सके। ठीक है, द इंडियन प्लानर, अब इसका एवोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कैसे आया ये डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। सो द इंडियन प्लानर एंड पॉलिसी मेकर लॉन्च अ मल्टीपर्पज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो इंडियन प्लानर से, पॉलिसी मेकर्स से, उन्होंने CDP बनाया, मल्टीपर्पज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो उनका एम और ऑब्जेक्टिव था वो तो जो रूरल मासेस है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, प्रोग्राम चलाए जाते थे। कौन से प्रोग्राम, एम रखा गया कि हम ट्रेन करेंगे किसको, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, एक्सटेंशन ऑफिसर्स को, विलेज लेवल वर्कर्स को। ठीक है, इन सबको हम ट्रेन करेंगे और कुछ फंक्शंस देके इनको गांव में भेज देंगे काम करने के लिए। ठीक है,
बट दीज आर फेल टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने में ये सब क्या हो गए, ये सब फेल हो गए। देन मेनी कमेटीज फॉर्म टू रिकंस्ट्रक्टेड, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कमेटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल RS। देखो बहुत सारी नंबर ऑफ कमेटीज बनाई गई, किस लिए बनाई गई, क्योंकि जो भी कमेटी आती थी ना, वो जो भी अपना प्लानिंग देती थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी, या फिर होती तो कुछ ना कुछ इशू आ जाता था। तो इसलिए क्या होता था कि बहुत सारी अलग अलग कमेटीज बनानी पड़ती थी, ठीक है। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी, ये सब कमेटीज है, ठीक है। अब देखते हैं, ये था एवोल्यूशन की, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात सामने आई। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। One of the major reason for the failure of the local self government in India has been half-hearted devolution of power to them। देखो one of the major reason जो था कि इंडिया के अंदर फेलियर हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, ये क्यों, मतलब पंचायत क्यों नहीं काम कर पा रही थी, क्यों अपने फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, वो उसका कारण था हाफ हार्टेड डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी जो पावर है उसका बंटवारा हो, ठीक है। जैसे कि एक घर में कुछ लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो, इसको मिले, है ना, सब मुझे ही मिल जाए। तो ऐसे ही जो मंत्री होते हैं या जो भी ऑफिशियल्स वर्कर्स थे, ये सब थे, कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी पावर का बंटवारा हो, क्योंकि पहले सारी पावर स्टेट के हाथ में थी। तो अब स्टेट नहीं चाहती थी कि वो लोकल लेवल पे भी मतलब कुछ ऑफिसर्स बैठ जाएं, है ना। अब तक उसका दबदबा चल रहा था, अब नहीं चलेगा। तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हो रही थी, है ना। जब तक किसी को कुछ पावर नहीं दोगे वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए में क्या देखने को मिलता है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपका रिलेट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, जो कि कुछ पावर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एट रूरल लेवल। वहीं जो 74th अमेंडमेंट है वो आपका अर्बन यानी कि नगर पालिका यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। So these amendments respectively provided that the panchayat at village, block and district level would have 29 subjects in 11th schedule and the municipalities would have 18 subjects in 12th schedule। देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या देखा कि जो 29 सब्जेक्ट हैं 11th शेड्यूल के अंदर, वो आपके पंचायत को दिए गए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यूनियन के पास कुछ सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपको इनके ऊपर काम करना है, स्टेट को कुछ काम दिए हुए हैं कि भाई ये आपके सब्जेक्ट है, आपको इनके ऊपर काम करना है, और कंकरेंट के अंदर दोनों को ही दिए हुए हैं। ऐसे ही 11th शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर पंचायती राज को काम करना होता है, ठीक है। ऐसे 12th शेड्यूल के अंदर 18 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके ऊपर जो म्यूनसिपैलिटीज होती है वो काम करती है, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। These amendments gives power at both level, rural and urban, and the responsibility to prepare and implement a number of development plans based on the नीड्स ऑफ लोकल पीपल। ये जो अमेंडमेंट्स थे इन्होंने पावर दी थी लेवल, दोनों लेवल पे, ठीक है, रूरल भी और अर्बन पे। क्या पावर दी थी भाई, कुछ काम दिए थे कि अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे अपना काम करेगी, जो छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेगी, ठीक है। अब वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ दीज पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर सपोज टू प्रमोट। अब देखो क्या क्या वो काम थे जिसपे इन लोगों को काम करना था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, विमेन, डेवलपमेंट ऑफ विमेन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्या है आपका शेड्यूल एंड बैकवर्ड कास्ट, ऑल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। देखो अब जो पंचायती राज है उसको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल, इन सब पे काम करना था, पॉवर्टी एलिवेशन पे। ऐसे ही जो नगर पालिकाज थे, म्यूनसिपैलिटी, उनको भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, है ना, पार्क्स, वाटर का सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, इन सब के ऊपर काम करना था। ये सब इनके सब्जेक्ट थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसी चैप्टर से आपके हैं, आगे वाले 2 क्वेश्चन भी। इसमें हम देखेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो
पंचायती राज was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992. This bill was passed by the Lok Sabha on 22 December 1992 and by the Rajya Sabha on 23 December 1992. Later, it was approved by the 17 state assemblies and received the assent of the President on April 23, 1993. देखो, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद। ठीक है, ये जो बिल था 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसको पास किया। अगेन फिर 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पास किया और उसके बाद 17 स्टेट असेंबलीज के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट से एसेंट लेने के बाद 23 अप्रैल 1993 को ये आपका लागू हो जाता है। ठीक है, उसके अगले दिन, है ना। ये जो एक्ट था ये कब से इफेक्टिव हुआ? आपका 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार किसने मनाया था? 2010 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने पहली बार पंचायती राज दिवस को मनाया था। कब मनाया था? 24 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद से ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। This act has added a new part 9 to the constitution. This part is entitled as the Panchayats. It consists of provisions from article 243 to 243O. पार्ट 9 में हमने देखा था, अभी पंचायती राज देखने को मिलता है हमें। वहीं पे अब क्या देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल 243 से लेके 243O तक, ठीक है, हमें पंचायत के बारे में देखने को मिलता है। इसके अलावा 11th शेड्यूल के अंदर 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स हैं, फंक्शनल आइटम्स है जिसके ऊपर पंचायत को काम करना पड़ता है एंड इट डील्स विद आर्टिकल 243G। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, राइट, की इश्यूज देखते हैं। सो द एक्ट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन एवरी स्टेट। पंचायत को एस्टेब्लिश क्यों किया गया? ताकि जो पंचायत हैं वो विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर राज्य के अंदर इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ठीक है, रेगुलर इलेक्शन। सो पंचायत इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एवरी 5 ईयर टू इंश्योर रेगुलर एंड टाइमली डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखो, जो रेगुलर इलेक्शंस हैं यानी कि हर 5 साल के इंटरवल पे इलेक्शंस किए जाते हैं, ताकि मतलब कोई ना ऐसे फिर होता है एक जन ही अगर आ जाए तो डिक्टेटरशिप आने लगती है। गांव में तो वैसे भी थोड़ा वो होता है ना कि ये बड़े जमींदार हैं, है ना, तो इस वजह से रेगुलर इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो अब इसके अंदर SC, ST और विमेंस के लिए क्या किया गया? सीट्स का रिजर्वेशन, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, कर सकें। अगला है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो पंचायत को कुछ पावर दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अथॉरिटी दी गई कि आपको प्लान्स बनाने हैं, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है ताकि क्या हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके और लोगों को सोशल जस्टिस भी मिल सके। आपने देखा होगा कि कुछ सीरियल्स आते थे पहले कि किसी को कोई भी दिक्कत होती थी तो पंच के पास जाते थे, फिर कुछ गांव के पंच और सरपंच बैठते थे, फिर उसको सॉल्व किया जाता था, है ना। या पानी को लेके कोई इशू होता था तो सरपंच साहब बोलते थे कि हाँ हम फाइल लेके जाएंगे, ऊपर काम करवाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अगला है ऑटोनॉमी एंड फंक्शनैलिटी। अब देखो, हमने भी देखा था ना कि पंचायत को क्या दिया, क्यों नहीं काम कर रही थी ये पहले, क्योंकि कोई पावर ही नहीं शेयर करना चाह रहा था, सारी पावर स्टेट के हाथ में थी। बट अब इनको ऑटोनॉमी दी गई कि भाई आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनके ऊपर काम करना है और आपके पास पूरी आज़ादी है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। अगला है ग्राम सभा। तो द एक्ट स्ट्रेंथन द रोल ऑफ ग्राम सभा एट विलेज असेंबली एज अ फोरम फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ग्राम सभा को भी स्ट्रेंथन करता है ताकि जो लोग हैं वो डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73 किससे रिलेट कर रहा था? पंचायत। 74 किससे करेगा? म्यूनसिपैलिटी। ठीक है। द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगेन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमें जो अर्बन गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होते हुए दिखती है। अब ये जो देखो पार्ट 9 में क्या था? पंचायत। पार्ट 9A में क्या है? म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत हमने देखा था 9A में म्यूनसिपैलिटी है। इसके अलावा जो म्यूनसिपैलिटी है इसके जो आर्टिकल, पंचायत के आर्टिकल क्या क्या थे? 243 से लेके 243O तक।
म्यूनसिपैलिटी के पास क्या है 243P से लेके 243ZZ तक, ठीक है। 11th शेड्यूल में पंचायत था, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटी है। पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स मिले हुए थे, इसको 18 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है। वो किस में से आपका 243 किस में था, ठीक है, और ये है आपका 243W में, ठीक है। चलो अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनसिपैलिटी क्यों बनाई गई है ना। सो ताकि जो आपकी स्टेट में जो अर्बन एरिया है यहाँ पे भी आपका लोकल लेवल पे अच्छे से काम हो सके, है ना। सो द एक्ट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ ULB सच एज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत फॉर अर्बन एरियाज। देखो BMC के नाम से कहीं जाना जाता है ना, कहीं पे म्यूनसिपैलिटी के नाम से जानते हैं, कहीं पे हम MCD बोल देते हैं, ठीक है, कहीं पे नगर पालिका बोलते हैं, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। रेगुलर इलेक्शंस इसमें भी ज़रूरी है हर 5 साल के इंटरवल पे, ताकि जो टाइमली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अपना काम करता रहे, टाइमली जो पावर की शिफ्टिंग है वो होती रहे, ठीक है। अगला है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पर भी SC ST और वुमेन्स के लिए आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स सीखने को मिलता है। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनको भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भैया प्लान्स बनाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो, स्कीम्स लेके आओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखें ना आसपास पार्क होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, या हॉस्पिटल होते हैं, या स्ट्रीट लाइट होती है, या रोड्स होती हैं, इन सबका कौन ध्यान रखता है, म्यूनसिपैलिटी ध्यान रखती है, ठीक है। हमें कंप्लेन करनी है अगर, तो हम किसको करेंगे, हम म्यूनसिपैलिटी को करेंगे, क्योंकि ये उनका काम है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी आउट।